दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले तो वही होगी कि आज 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा की कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण वाला दाव खेल दिया है, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नया पासा डाल दिया है। इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे देश और प्रदेश की कुछ अन्य सियासी बातों की, साथ साथ बात करेंगे उसकी भी कि जो सरकार के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे 7 समुंदर पार की भी एक खबर जो आपके मतलब की भी है। इससे पहले कि प्राइम टाइम की खबरों पर आपसे चर्चा करें, पहले हम जानेंगे कि उन खबरों को आज जो सुर्खियों में रही हैं। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद, सभी पार्टियों को 31 अक्टूबर तक चंदे की देनी होगी जानकारी। CW की हुई बड़ी बैठक, चुनाव पर हुआ बड़ा मंथन। आज से कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू। बंगाल के भाजपा विधायक पार्थ सारथी चटर्जी के निवास पर CBI की रेड, नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुआ एक्शन। भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव की शुरुआत, 11 अक्टूबर तक दिल्ली में होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। मिडल ईस्ट में युद्ध का दौर जारी, फिलिस्तीन में अब तक 400 और इजराइल में 700 लोगों की मौत। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो आज के प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात सियासत की, और वो सियासत की खबर जो आपके लिए भी ज़रूरी है। 5 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम के लिए विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। चुनाव को लेकर आज इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसके अंदर चुनाव की रणभेरी बज गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि सभी पार्टियों की तरफ से 31 अक्टूबर तक चंदे की जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोट पड़ेंगे, 7 और 17 नवंबर को। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को मतदाता अपने भविष्य का फैसला करेंगे, तो राजस्थान के लोग 23 नवंबर को तय कर देंगे कि राजस्थान का राज किसके पास जाएगा। यानी कि इन 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हैं वो नवंबर के महीने में पूरे हो जाएंगे। 3 दिसंबर को इनका चुनाव परिणाम आ जाएगा। चुनाव बड़ा किस लिए है? मान लिया जाए कि ये देश का चुनाव नहीं है, मान लिया कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, मान लिया कि ये छोटा चुनाव है, लेकिन ये देश के जो 5 राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों की जो विधानसभाओं का चुनाव है, आप इसे ये मानकर चलें कि ये आने वाली यानी कि 2024 की सत्ता का सेमीफाइनल होगा। 2024 में किसके सर ताज बंधेगा, इसका कहीं ना कहीं फैसला 2023 के सेमीफाइनल में भी होगा। सेमीफाइनल इसलिए कि 5 राज्यों की 680 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होगा, इस चुनाव के लिए लगभग देश की 16% आवाम अपना मतदान करेगी, यानी कि 16% जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। इसलिए इस चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो ये तो थे 5 राज्यों के अंदर चुनाव घोषित होने की बात। अब बात हरियाणा की सियासत की, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी 2024 में पहले लोकसभा का और उसके बाद अक्टूबर के आसपास 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा दाव चल दिया है, यानी कि ब्राह्मण दाव खेल दिया है, यानी कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री का पासा फेंका है। अब तक प्रदेश की सियासत जाट, बिश्नोई, क्षत्रिय समाज या अन्य समाज के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब सत्ता पर आसीन होने के लिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आपको बताएं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद हरियाणा के अंदर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री नहीं हुआ। आज भले ही ब्राह्मण नेताओं में से मूलचंद शर्मा के रूप में प्रदेश के अंदर परिवहन मंत्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसी ब्राह्मण नेता को आज तक कोई बड़ा ताज नहीं मिला। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहकर कि जब 2024 का चुनाव होगा और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए हुड्डा साहब ने कहा है कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा। अब ब्राह्मण वर्ग चुनाव में किसके पक्ष में जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की है वो अपने आप में एक बड़ा दाव है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सभागार में ब्राह्मण समाज सम्मेलन को संबोधित किया था कल। वहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के बड़े लोग थे, बड़े प्रतिनिधि थे और बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज का जमावड़ा था, वो प्रोग्राम किया था
कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने। और उस कार्यक्रम के अंदर ब्राह्मण समाज का अपने परिवार पर सदा आशीर्वाद रहने की बात कहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें ESW फ़ायदा भी मिलेगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डोली मालखाना लागू करेंगे, ब्राह्मण समाज से डिप्टी CM बनाएंगे, ब्राह्मण आयोग बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि जब भी कभी उन्हें मौका मिलेगा तो वे उस एहसान को भी जो चुकाएंगे जो उनके पिता पर हुआ था। यानी कि पिताजी को कुछ भी होता था तो पंडित भैया राम आगे खड़े रहते थे। और इसी तरह से उन्होंने पानीपत के पंडित का नाम भी लिया। उनका कहना था कि ब्राह्मण समाज ने मुझे हमेशा मजबूत किया है ताकि मैं उनके हक की लड़ाई लड़ सकूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2019 में हमने कांग्रेस की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज से डिप्टी CM बनाने का वादा किया था। वो समय निकल गया कि सरकार हमारी नहीं बनी। इस बार भी आपसे वादा कर रहे हैं कि सरकार बनने पर उस पुराने वादे को पूरा करेंगे, यानी कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री को। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये देश और प्रदेश दोनों में होनी चाहिए। अब भले ही कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आ रही हों या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लग रहे हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मान लीजिए कि कमर पूरी तरह कसी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी करवाने के लिए, प्रदेश की गठबंधन सरकार को टक्कर देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तरीके से मैदान में जुटे हुए हैं। रोहतक के ब्राह्मण सम्मेलन से आप ये समझ लें कि एक तरफ जहां उन्होंने अपने पुत्र अपने युवराज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए निशाना साधा, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी, प्रदेश की सरकार के लिए भी कांग्रेस की तरफ से दाव चल दिया। तो ये तो थी कांग्रेस की राजनीति। एक राजनीति और चल रही है सरकार के साथ कि सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही, क्योंकि एक तरफ जहां अपने साथी यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह गठबंधन तोड़ने और गठबंधन ना तोड़ने की स्थिति में पार्टी छोड़ने पर उतारू हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि वर्ष 2019 में यह गठबंधन तो मजबूरी का था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी रहेगा। ये गठबंधन आगे रहेगा या नहीं रहेगा, मनोहर लाल जी ने ये कहा कि इसका फैसला तो आलाकमान करेगा, लेकिन गठबंधन वर्तमान में अच्छे से चल रहा है। उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी के बारे में ये भी कहा कि वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं उनकी लड़ाई उचाना की है। अगर जहाँ तक भ्रष्टाचार की किसी प्रकार की कोई बात है तो प्रदेश सरकार कहीं भी कसर नहीं छोड़ती भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में। तो ये तो बात मुख्यमंत्री जी की थी, लेकिन एक चीज़ और है जो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करती है। सरकार के लिए आए दिन कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि कभी क्लर्क हड़ताल करते हैं तो कभी आशा वर्कर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। अब सरकार की मुश्किलें एक बार फिर और बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि हरियाणा के करनाल में ठेका प्रथा खत्म करने और न्यूनतम वेतन रिवाइज करने के लिए, यानी कि जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 रुपये मासिक करने की मांग के साथ हरियाणा के मजदूरों ने ललकार रैली का आयोजन किया हुआ है। उसके अंदर कई संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली में आशा वर्कर यूनियन और प्रदेश कमेटी ने अगली 30 अक्टूबर को देश भर की आशा कर्मियों के साथ संसद मार्च निकालने का फैसला किया। इसके बाद 26 से 28 नवंबर को चंडीगढ़ में महापदा आयोजित किया जाने की बात भी की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश भर की लगभग 20,000 आशा कर्मी 8 अगस्त से हड़ताल पर है, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार उनकी या तो सुन नहीं रही या वो सरकार को सुना नहीं पा रहे। बातचीत के दौर भी कई हुए हैं, लेकिन एक भी बातचीत का दौर सफल नहीं हुआ। अब इसको लेकर आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की राज्य इकाई की प्रधान सुरेखा का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रदेश भर से नहीं बल्कि पूरे देश भर की आशा वर्कर संसद मार्च पर निकलेंगी और संसद मार्च पर जाकर के वहाँ पर अपनी मांग बुलंद करेंगी। इसके साथ साथ जो प्रदेश भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं वो भी 10 अक्टूबर से 3 दिन के लिए हड़ताल पर जाएंगे। अगर सरकार ने उनकी भी मांग नहीं मानी तो ये हड़ताल ऐसे ही 3 दिन करके आगे बढ़ती रहेगी, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ 26 से 28 नवंबर को चंडीगढ़ में महापड़ाव होगा, जिसमें हरियाणा भर से हज़ारों मजदूर हिस्सा लेंगे। तो यानी कि मान लिया जाए कि जो चल रहा है कर्मचारियों का, मजदूरों का, श्रमिकों का जो आंदोलन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का कारण तो बनता ही है। तो चलिए आपको अब एक और जानकारी देते हैं एक और राज्य की, कि जहां पहले विधानसभा चुनाव होना है, यानी कि मिजोरम। देश के उत्तर पूर्व में स्थित एक पहाड़ी राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी और प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है आइसोल। पश्चिम में बांग्लादेश से पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, उत्तर में मणिपुर और असम और त्रिपुरा है, तो इसकी सीमाएं लगती हैं। यह पर्वतीय प्रदेश है जिसे पूर्व का सांग बर्ड भी कहा जाता है।
1891 में अंग्रेजी हुकूमत के अधीन रहने के बाद कुछ सालों तक उत्तर का लूसी पर्वतीय क्षेत्र असम के आधा दक्षिण विभाग बंगाल के अधीन भी रहा। यानी कि जो मिजोरम का आधा हिस्सा था वो दक्षिण बंगाल के और आधा असम के परातन में रहा। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना। 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और मिजोरम देश का 23वां राज्य बन गया। अब मिजोरम के अंदर चुनाव है। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं और एक लोकसभा क्षेत्र है। प्रदेश के प्रमुख सियासी दलों में मेवारालैंड लोकतांत्रिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपल्स कांग्रेस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हैं। फिलहाल मिजोरम में जोरमथंगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में काबिज है। इनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। गौरतलब है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मिजोरम में 7 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब बात करते हैं 7 समुंदर पार शुरू हुए युद्ध की, जिसका असर हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी दिखने लगा है। सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। हालांकि भारत में पितृपक्ष के दौरान इनकी कीमतों में कमी दर्ज की जाती है, लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से सोने ने रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय सराफा बाजार के अंदर सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, जबकि चांदी का भाव 68,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो गया है। अब पितृपक्ष समाप्ति की तरफ है। नवरात्र शुरू होंगे, शादियों का सीजन भी आएगा और अगर समय रहते यह युद्ध नहीं रुका तो फिर सराफा बाजार में उछाल देखने को मिलेगा। सराफा बाजार में उछाल तो आएगा ही, इसके साथ साथ कच्चे तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिससे महंगाई बढ़ेगी और वस्तुओं के दामों पर भी असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर जाएगा। हमारे यहाँ से गारमेंट एक्सपोर्ट का कारोबार भी बड़े स्तर पर होता है, तो वहीं खाद्य पदार्थ और तकनीक भी एक्सपोर्ट हो रही है। युद्ध के हालात बनने से इन सब पर सीधा असर पड़ेगा। तो यानी कि युद्ध किसी भी स्थिति में किसी के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर जो युद्ध चला है इसका कहीं ना कहीं भारत पर भी दूर तक असर जाएगा। वो कितना असर होगा ये सब समय की बात है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो आपके लिए सरोकार रखती हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।